हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन यूपीएससी की शानदार चल रही होगी। तो आज की स्ट्रेटजी वीडियो में हमारा टॉपिक ये है कि आखिर यूपीएससी की प्रिपरेशन में हमें कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए और साथ ही साथ मॉक टेस्ट देने के साथ साथ उसे एनालाइज कैसे करना चाहिए, जिससे कि हमारी प्रिपरेशन बेहतर हो सके और हम अपने जो हमारा गोल है उसे हम अचीव कर सकें। तो सीधी सी बात है, अगर इस क्वेश्चन का मैं जवाब दूं, ये क्वेश्चन बार बार जो है वो स्टूडेंट्स हमसे पूछते रहते हैं बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, साथ ही साथ कभी क्लासेस के अंदर, तो ये सारी चीजें हमसे अक्सर पूछी जाती हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा, अगर मैं इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहूं तो सारी एनालिसिस के बाद ये पता चलता है कि एक स्टूडेंट को प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 35 से 40 मॉक टेस्ट देने चाहिए। अब इसमें से कुछ मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं जो सेक्शन वाइज होते हैं। सेक्शन वाइज का मतलब यह हो जाता है कि जिसमें हर एक टॉपिक, यानी हिस्ट्री का सिर्फ उस पूरे के पूरे मॉक टेस्ट में हिस्ट्री का क्वेश्चंस पूछे जाएं, एक किसी दूसरे मॉक टेस्ट के अंदर जो है वो साइंस के टॉपिक पूछे जाएं, किसी मॉक टेस्ट में ज्योग्राफी के टॉपिक पूछे जाएं। तो सेक्शन वाइज इसमें से कुछ शामिल है और कुछ मॉक टेस्ट ऐसे होने चाहिए जो कि फुल लेंथ होने चाहिए। फुल लेंथ का मतलब यह हो कि जिसमें पूरी तरीके से वो यूपीएससी का पेपर की तरह से हो, जिसमें सारे के सारे टॉपिक शामिल हों। तो ओवरऑल आप ये मान लें कि कम से कम 40 मॉक टेस्ट अगर हम लोग दें तो हम ये मान सकते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है हमारी सही ट्रैक पर है। तो ये जो मॉक टेस्ट वाला काम करना चाहिए, ये बहुत पहले से शुरू कर देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलतियां ये करते हैं कि जब एग्जामिनेशन बिल्कुल करीब आ जाता है, 1 से 1.5 महीने 2 महीने का वक्त बचता है, तब वो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं। नहीं बच्चों, हमेशा याद रखें कि इसकी ये जो मॉक टेस्ट है आपके कम से कम, अगर मान लीजिए आपका मई में एग्जाम है, तो आप इसकी शुरुआत कम से कम जो है वो नवंबर दिसंबर से ही इसको स्टार्ट कर दें। और साथ ही साथ जैसे जैसे आप जो है वो करीब पहुंचे अपने एग्जाम के, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के, तब आपकी इंटेंसिटी जो है वो टेस्ट देने की वो बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, तो एक चीज ये बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। और ज्यादा दे, अगर मान लीजिए आप 50 दे रहे हैं, 60 दे रहे हैं, 50, तो फिर ये तो आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट है क्या, एक तरीके की प्रैक्टिस है, तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे रिजल्ट उतना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई। फिर जो दूसरा क्वेश्चन किया जाता है कि सर मॉक टेस्ट से क्यों जरूरी है, हमें क्यों देना चाहिए। तो देखिए, मॉक टेस्ट के बहुत सारे फायदे हैं। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने से पहले कई बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को की प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। एक तरीके से कई बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे चुके होते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपके अंदर जो सबसे पहला फायदा यह होता है कि आपको पूरे के पूरे यूपीएससी का जो पैटर्न है, जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है, वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ इसका दूसरा फायदा यह होता है कि आप एक तयशुदा टाइम में और तयशुदा कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट पे जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका हर चीज मैनेज हो जाता है। यानी अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पर्टिकुलर टाइम क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपका सबसे जो बेहतरीन चीज होती है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपको पूरा का पूरा पैटर्न पता हो जाता है। दूसरा जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज इससे फायदा ये होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि उनका एग्जाम, वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाई में होते हैं, उनकी थ्योरी बहुत अच्छी होती है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो पेपर में पूरी समय जो पेपर होता है वो सही समय पर खत्म नहीं कर पाते। इवन कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पेपर को पूरा का पूरा पढ़ ही नहीं पाते। तो इसके लिए अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो इसका फायदा यह होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। आपको पता होता है कि 2 घंटे में मुझे इतने सवाल पूरे करने हैं, मुझे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, कम से कम सारे क्वेश्चंस को पढ़कर समझकर उसके आंसर देने हैं।
कुछ के आंसर देने हैं, कुछ के आंसर छोड़ने हैं, तो उसके बाद ये इसका आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चों की जो ये प्रॉब्लम होती है कि भाई हमने पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाए, पेपर हम सही से देख ही नहीं पाए, कई क्वेश्चन मेरे छूट गए। मॉक टेस्ट देने का जो सबसे बड़ा फायदा, जो सबसे बड़े फायदों में से एक फायदा ये होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। इसके बाद जो निगेटिव मार्किंग होती है, आपको पता है कि भाई अगर मुझे 55 क्वेश्चन सही करने हैं, 100 में से 55 क्वेश्चन सही करने हैं, तो अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं, तो जब आप 30-40 मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको पता हो जाता है कि इतने क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करूंगा। मान लीजिए 80 क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करूंगा, जिसमें से मेरे 15-20 क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएंगे और 55-60 के बीच में मेरा निगेटिव मार्किंग वर्किंग सब कटने के बाद जो है वो 50 क्वेश्चन के करीब 50, 52, 53, 54 क्वेश्चन के करीब जो है मेरे सही हो जाएंगे। और फाइनली अगर इतने क्वेश्चन मेरे सही हो गए तो मेरा जो है वो मोस्ट प्रोबेबली मैं जो है वो प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो आपने एक बात कर दी कि भाई मुझे इतने क्वेश्चन डालने, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इतने क्वेश्चन मेरे जो है वो एक एवरेज गलत होते हैं या गलत होते हैं, और इतने क्वेश्चन जो है वो गलत होने के बावजूद भी मेरे जो है वो फाइनली जो है मैं 50-55 के करीब पहुंच जा रहा हूं। तो आपको एक अंदाजा हो जाता है कि आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, 85 क्वेश्चन करने हैं, 90 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कितनों को छोड़ना है। तो एक अंदाजा आपका मैनेज हो जाता है, जिससे कि आप निगेटिव जो मार्किंग होती है उसकी वजह से जो सिलेक्शन के चांसेस आपके कम होते हैं वो चीज नहीं होती है। मतलब आपको पता होता है कि इतने क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, इतने मेरे एवरेज गलत होते हैं, और उसके बावजूद भी मैं लगभग 50 से 55 क्वेश्चन जो है मेरे सही हो जा रहे हैं, तो फाइनली मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये बहुत ये भी इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। फिर उसके बाद आपको और क्या फायदा होता है? और फायदा ये होता है कि आपको अपनी कमजोरियां वक्त से पहले पता हो जाती हैं। आपको वक्त से पहले अपनी कमजोरियां पता हो जाती हैं। आपको पता चल जाता है एक टाइम पीरियड में, जब आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपके कमजोर हैं, ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक आपके कमजोर हैं, आपके जो है साइंस के कौन कौन से टॉपिक कमजोर हैं। तो अगर आप पूरी तरीके से उनकी लिस्ट तैयार कर ले तो डेफिनेटली उस पर अगर आप वर्क करेंगे तो वो जो आपकी गलतियां हैं, जो आपकी कमजोरियां, वो धीरे धीरे दूर होती जाएंगी और फाइनली जो है आपकी तैयारी बहुत बहुत बेहतर और मजबूत होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये सब जो है वो मॉक टेस्ट के फायदे हैं, और मॉक टेस्ट इसलिए आपको जरूर देने चाहिए, और जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट देने चाहिए। अब जो दूसरा सेकंड पार्ट आता है, जो अक्सर एग्जामिनेशन जो बच्चे पूछते हैं कि सर मॉक टेस्ट हम देते तो हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम उसको कैसे एनालाइज करें, कैसे उसको मैनेज करें, कैसे उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज है कि जितने भी, सबसे पहला यह है कि एग्जैक्टली गलत उत्तरों का जो विश्लेषण है, गलत उत्तरों का विश्लेषण करें। मान लीजिए आपने क्वेश्चंस लगाए और उसके बाद आपको पता चला कि आपके इतने क्वेश्चन सही हो गए। मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन आपने लगाए, एक एग्जांपल 10 क्वेश्चन लगाए और उसमें से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो 5 क्वेश्चन आप जो है वो सही हो रहे हैं। तो मान लीजिए 5 क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं, ये एनालाइज कर, इसको एनालाइज कीजिए आप। ठीक है, उसको आप देखिए क्यों गलत हुआ, क्या मेरी उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी इस वजह से वो गलत हुआ, या उसमें कोई फैक्ट ऐसा था जो मुझे नहीं पता था इसलिए गलत हुआ। ठीक है, गलत हुआ कोई क्या, या फिर मैं घबराहट से, मुझे आता था लेकिन घबराहट में मैंने वो क्वेश्चन गलत कर दिया। ये इस तरीके से अपने एक मतलब ये सिर्फ देखो, मॉक टेस्ट सिर्फ देना नहीं है, आपको मॉक टेस्ट देना है। देने के बाद जैसे आप मान लीजिए 2 घंटे का मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप उसको कम से कम 2 से 3 घंटे लगाइए उसको एनालाइज करने में कि गलतियां कहां हुई, क्यों मेरे ये क्वेश्चंस गलत हुए, गलत होने का कारण क्या था, क्यों इसको मैं सुधार कैसे सकता हूं। तो सबसे बड़ी बात है अपनी गलतियों को आप एनालाइज करिए। एक एक क्वेश्चन जो आपके गलत हुए हैं उनको देखिए कि उसका कारण क्या रहा है, क्या कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है या क्या और कारण है। तो उसका एक लिस्ट बना लीजिए, मतलब आप बैठिए और उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनको मार्क कीजिए, एक बार उनको समझिए कि आखिर उनके गलत होने के कारण क्या है। और याद रहेगा, समझदार व्यक्ति वही होता है जो अपनी गलतियों को वक्त से पहले पहचान जाए।
और उन गलतियों को करेक्ट कर ले। तो आपके पास ये मौका होता है। देखिए, आप सीधे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देंगे तो आप वहां पर गलतियां करेंगे तो गलतियों का कोई भी माफी नहीं है। सीधे फिर उस साल आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा या नहीं होगा वो उसी दिन डिसाइड हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली मॉक टेस्ट देने से आपको क्या होता है कि आपको अपनी गलतियों को देखने, समझने, एनालाइज करने और उस पर काम करने का मौका मिलता है। तो इसलिए जब भी कभी भी आप टेस्ट दीजिए तो टेस्ट देने के बाद आइए घर पर, या फिर आप अगर घर पर कुछ लोग घर पर भी देते हैं, ऑनलाइन देते हैं, तो वो जैसा भी है आप टेस्ट देने के बाद घर आइए और घर पर बैठकर जो है बाकायदा 2 से 3 घंटे जो गलत क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज कीजिए कि उनके कारण क्या है, वो क्यों गलत हुए, उनके कारण उनको बाकायदा उन क्वेश्चंस के सामने लिखिए, उन टॉपिक के सामने लिखिए कि वो टॉपिक के, जैसे मान लीजिए कि एक टॉपिक है, मान लीजिए हिस्ट्री का एक टॉपिक है और वो आपका गलत हो, उसमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत हुए हैं, तो आप देखिए कि भाई ये जो सेक्शन है इसका मतलब इस पर मेरी क्लियरिटी नहीं है, इस पर मेरा कॉन्फिडेंस उतना उस लेवल का नहीं है कि इसमें क्वेश्चन आएंगे सॉल्व हो जाएंगे। तो आप उस पर वर्क कीजिए, उसको एक बार फिर पढ़ लीजिए, उसके नोट्स फिर से रिवाइज कर लीजिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करके फिर से एक बार देखिए कि भाई इसमें ज्यादा से ज्यादा मेरा इस टॉपिक पर जो है वो कमांड हो जाना चाहिए। दूसरी चीज जो है कि जो सिर्फ गलत क्वेश्चंस को ही नहीं देखें कि जो गलत क्वेश्चन हो गए हैं उन्हीं को हमें देखना है, उन्हें एनालाइज करना है। जो सही आंसर है, जो सही आपने किए हैं, जो सही क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, जो करेक्ट हुए हैं, उनको भी देखिए और उनको रिवाइज कीजिए। उसके जैसे मान लीजिए कि आपने एक क्वेश्चन किया, उसके 4 ऑप्शन हैं, तो 4 ऑप्शन में एक आपने ऑप्शन सही कर दिया, सही तो हो गया, लेकिन जो 3 ऑप्शन है ये क्यों नहीं हो सकते उसको अपने दिमाग से एनालाइज कीजिए और कोशिश करिए कि अगर उसमें कोई पॉइंटर मिल जाता है, कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको कहीं पर लिख लीजिए। तो सिर्फ गलत क्वेश्चन को ही नहीं देखना है बल्कि सही क्वेश्चन सही हुए हैं, अच्छी बात है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन और सारे जो क्वेश्चन जो उसके ऑप्शन है उनमें अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है या ये भी हो सकता है ऐसा आपको लगता है तो उसको थोड़ा सा समझिए और अगर कोई ऐसा पॉइंट आपको मिलता है जो आपके एग्जाम में जो है आ सकता है तो उससे बाकायदा जो है वहां पर नोट कर लीजिए, एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए। एक मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हैं उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करने वाला एक अलग से कॉपी बना लीजिए, एक अलग सा जो है नोट्स बना लीजिए जहां पे आप सिर्फ उन्हीं टेस्ट को, आप जो पीवाईक्यू कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उनकी अलग एक कॉपी होनी चाहिए जहां पे आप एनालिसिस कर सकें, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सके तो उनको नोट कर सके, उसके लिए एक अलग कॉपी भी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद बात करें तो अब इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि वो जो कॉपी होगी उस कॉपी में अपनी जितनी भी एरर्स हैं उन्हें नोट कीजिए, जो आपके स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उनको नोट कीजिए कि ये मेरा हर बार मैं मॉक टेस्ट देता हूं इस सेक्शन के क्वेश्चंस मेरे गलत नहीं होते हैं, तो जहां पर आपके एरर्स हो रही हैं उनको भी नोट कीजिए, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं उनको भी नोट कीजिए। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जैसे जैसे आप प्रीलिम्स के करीब पहुंचेंगे आपको पता हो जाएगा ये सेक्शन मेरा अच्छा है, ये सेक्शन मेरा खराब है, ये सेक्शन एवरेज है, तो आप एवरेज वाले सेक्शन और खराब वाले सेक्शन पर ज्यादा जोर देंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा रिवीजन करेंगे और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट को जब आप देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई ये तो मुझे अच्छे से आता है, उसको बस समय समय पे हमें रिवाइज करते रहना है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से पूरा एक लॉगबुक आपका मेंटेन होना चाहिए कि आपका अगर मान लीजिए साइंस है तो उसमें साइंस में अगर मान लीजिए एक सेक्शन है कि बायोलॉजी का सेक्शन आपको अच्छे से आता है लेकिन आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन सेक्शन सही से नहीं आता है तो एग्जैक्टली आपको उस सेक्शन पर कैसे काम करने की जरूरत है। ठीक है, और दूसरा, क्या वो जरूरी है कि हम इस सेक्शन को मजबूत करें? हो सकता है उसमें से क्वेश्चन ही कम आते हो तो हम उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करें? ठीक है भाई, अगर मान लीजिए अगर हम बहुत पूरी किताब पढ़ जाएं और उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आए तो क्यों हम इसमें मेहनत करें? इससे अच्छा है कि हम उस टॉपिक को बेहतर कर लें, उस टॉपिक को अच्छा कर लें जो कि जिसमें जो है वो कम पढ़कर और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन पर हम कम पढ़कर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। ओवरऑल हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा सिलेक्शन टारगेट हो रहा है। हमें किसी चीज का मास्टर नहीं बनना, हमें नहीं बनना भैया बहुत बड़ा ज्ञाता, नहीं बनना हमें बहुत बड़ी क्या कहते हैं बहुत जानकार। मुझे इतना होना चाहिए कि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई, मेंस क्वालिफाई और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन हो जाए उसके बाद मेरे पास बहुत है, बहुत काम, बहुत पढ़ेंगे, बहुत अगर मुझे इंटरेस्ट होगा हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, साइंस में तो पढ़ लेंगे। ठीक है, पीएचडी कर लेंगे, बाद में जो है वो नौकरी के बाद भी पीएचडी की जा सकती है, कर लीजिएगा, लेकिन अभी आपका पूरा फोकस होना चाहिए किसी तरह से मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। मुझे किसी भी सब्जेक्ट से इमोशनल नहीं होना है, ये सब्जेक्ट मुझे बहुत
बहुत अच्छा लगता है, या मेरी ये जिद है कि मुझे इस सब्जेक्ट में जो है वो पूरा सब्जेक्ट का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये इमोशनल डिसीजन मत लीजिए, इमोशनल डिसीजन नहीं। आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, या आपको लगता है ये कमजोर है, कमजोर सब्जेक्ट है मेरा और उस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो जबरदस्ती आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि नहीं आते हैं तो अब मैं इसे जो है बहुत मजबूत करके छोड़ूंगा। अरे भैया, जब क्वेश्चन ही नहीं आते हैं उस सेक्शन से तो क्यों मजबूत करने की बात आप कर रहे हो? बात समझ में? तो मतलब यह है कि सब्जेक्ट की तैयार, जब कभी भी कोई सब्जेक्ट आप पढ़ें तो उसके लिए बहुत आप ये एनालाइज कीजिए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मॉक टेस्ट देकर ये एनालाइज कीजिए कि आपका जो है ये जो हम पोर्शन दे रहे हैं या जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, क्या इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं। अगर पूछे जाते हैं तो फिर मुझे मेहनत करनी है, नहीं पूछे जाते हैं, अक्सर नहीं पूछे जाते हैं और उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी मेरे अभी मेरे पढ़ने के लिए बचे हुए हैं, तो हम उन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करेंगे देन कि इस टॉपिक पर जिसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हमें इससे कोई इमोशनल नहीं होना, इससे साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना है, बस मुझे सिलेक्शन पाना है। मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, दैट्स इट। बात समझ में आ रही? बिल्कुल आपका क्लियर मोटो होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, फिर उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, उनके क्वेश्चन जो आए हैं उनको समय समय पर एक वक्त ऐसा है कि उनको रिवाइज करते रहिए। भाई देखिए, जैसे मान लीजिए हफ्ते में 5 दिन आपने मॉक टेस्ट दिया, फिर उसके बाद 2 दिन ऐसा रखिए जिस दिन आप करिए कि उस मॉक टेस्ट में जो कुछ भी आपने एनालाइज किया है, जो भी आपके पॉइंट्स आपको नए मिले हैं या कुछ पुराने पॉइंट जो भूल सकते हैं, उनका रिवीजन का भी 2 दिन रखिए। मान लीजिए अभी लास्ट टाइम, मतलब जैसे कि एग्जामिनेशन करीब आ रहा है तो बहुत सारे लोग लगभग रोज मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो बिल्कुल मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन 2 दिन उसके रिवीजन के लिए रखिए। जो पॉइंटर्स आपने इकट्ठा किए हैं उन मॉक टेस्ट से, जो पॉइंटर आपके छूट गए थे, जो आपके तैयार नहीं थे, या जो पॉइंटर्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं लेकिन अक्सर उसमें जो है घबराहट में आप गलतियां करते हैं, उन पॉइंटर्स को, उन पॉइंट्स को, उन नोट्स को, ठीक है, आप बार बार रिवीजन कीजिए। तो कम से कम 5 दिन आपने टेस्ट दिए, 2 दिन आपने रिवीजन के लिए रख लिया, बस। तो ये पैटर्न आपको अपनाना है। तो मैंने क्या बताया कि कैसे मॉक टेस्ट को हम अब एनालाइज करें। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस जो है वो इसी तरीके से हो सकता है कि जो आते हैं, जो नहीं आते हैं, ठीक है, उनको आप अलग करिए। फिर उसके बाद जो नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। एक बार आपने वो समझ लिया, उसके बाद उस पॉइंट अपने नोट्स में तैयार करते जाइए कि कौन कौन से सेक्शन के या कौन कौन से क्वेश्चन मेरे क्यों गलत हुए हैं। इस पर आप पूरा बना लीजिए कि भाई ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं थी, ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि मैंने घबराकर गलत आंसर टिक कर दिया, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये मैंने टॉपिक पढ़ा ही नहीं है। ऐसे करके आप एक लॉग बुक बना लीजिए, फिर उसको एनालाइज कीजिए और फिर उन पर काम कीजिए। फिर देखिए उसमें कि कौन सा टॉपिक आपका छूटा हुआ है, कौन सा टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार नहीं है, कौन सा टॉपिक बहुत बेहतर है। फिर उसके बाद उन टॉपिक्स पर मेहनत कीजिए जो कि छूटा हुआ है, या फिर उन पर जो है अभी आपको और मेहनत करने की जरूरत है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे जब ये काम करते जाएंगे, फाइनली एक ऐसा वक्त आएगा कि आपको मॉक टेस्ट देने में मजा आने लगेगा, आप उसको एंजॉय करने लगे क्योंकि क्वेश्चन आएंगे और आप उसे ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो फाइनली जो है आपका सिलेक्शन भी होगा। फिर आप जब एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो सिलेक्शन के लिए फिर आप नहीं सोचेंगे, क्यों? फिर तब तो लगेगा भैया आप तो इतनी प्रैक्टिस करके आए, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरा होगा तो फिर सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन एक बात मैं लास्ट में एक और चीज बोल देता हूं बच्चों, बिल्कुल याद अपने गांठ बांध लीजिए, ऐसा भी कोई गारंटी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे होते हैं, बिल्कुल बात आपको क्लियर बता रहा हूं, मॉक टेस्ट में उनके नंबर नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगे रहते हैं, देते रहते हैं। मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि उनके नंबर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी वो अपने मॉक टेस्ट को दे रहे हैं, अपनी एनालिसिस के लिए, अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए बार बार मॉक टेस्ट देते रहते हैं। वो ये नहीं, इस चीज से नहीं घबराते कि मेरे टेस्ट में नंबर आज अच्छे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बस वो है कि उनको रिवीजन करना है, उनको प्रैक्टिस करनी है, वो देते रहते हैं। और फाइनली मैं आपको बताऊं कि मॉक टेस्ट में उनके नंबर कम आते हैं, लेकिन वो लगातार मेहनत करते रहते हैं बिना रिजल्ट की इच्छा किए हुए, और लगातार करते रहते हैं और फाइनली उनका प्रीलिम्स निकलता है। मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है कि पता लगा मॉक टेस्ट, उन्होंने 2-4 मॉक टेस्ट
शुरुआत में दिए, बड़े अच्छे नंबर आ गए, टॉपर लिस्ट में नंबर आ गया, जो है वो रैंक आ गई, अरे इतना कॉन्फिडेंस हो गया, अरे क्या है बोरिंग लगता है, हर बार तो मैं ही टॉप कर जाता हूं, हर बार तो ठीक नंबर आ जाए, चलो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, कोई अच्छी बुक पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, और फिर वो उस पर फोकस हो जाते हैं और मॉक टेस्ट छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि वक्त बीतता जाता है, उनकी प्रैक्टिस में कमी आती जाती है, और फाइनली क्या होता है कि मॉक टेस्ट में उन्होंने बहुत झंडे गाड़े थे, लेकिन फाइनली क्या हो जाता है कि रिजल्ट उनका नेगेटिव हो जाता है, यानी उनका प्रीलिम्स नहीं निकल पाता। तो भाई ऐसा हमें नहीं करना है। हमें देख लीजिएगा, मॉक टेस्ट में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं जानता हूं मॉक टेस्ट में नंबर कम आने के बावजूद भी उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। ये कोई गारंटी नहीं होती है कि मॉक टेस्ट में आप टॉप कर रहे हैं तभी आपका जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं जानता हूं जो मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता। बात समझ में आ रही? तो ये कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन अगर आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं बिना घबराए, बिना परेशान हुए कि भाई मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, बस आपको यह समझना है कि ये कोई मेरा फाइनल एग्जाम नहीं है, ये मेरा प्रीलिम्स का यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम नहीं है। अगर कम नंबर आए कोई बात नहीं, इंप्रूव करके हम अगली बार थोड़ा सा और बेहतर करेंगे, और बेहतर करेंगे, और बेहतर करेंगे, और फाइनली एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जिस दिन आप फाइनल एग्जाम देंगे, प्रीलिम्स देंगे, उस दिन आपका वो सारी चीजें जो आपकी मेहनत है वो सारी की सारी जो है सफल होंगी, और फाइनली जो है आप भी सफल हो जाएंगे। तो बच्चों ये सारी की सारे मैसेज था, ये सारे के सारे जो भी मैंने आपको समझाया, ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसे इस तरीके से मॉक टेस्ट दीजिए, खूब मॉक टेस्ट दीजिए, जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन बिल्कुल घबरा के नहीं, परेशान हो के नहीं, अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए, गलतियां पकड़िए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि मॉक टेस्ट में अगर हमारे नंबर नहीं आए तो मेरा प्रीलिम्स भी ऐसा ही होगा जैसे मॉक टेस्ट हो रहे हैं। ऐसा कोई गारंटी नहीं होती है। बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं मॉक टेस्ट में नंबर कम आते थे, लेकिन वो प्रैक्टिस पे लगे रहे और फाइनली वो प्रीलिम्स उनका क्वालिफाई हुआ। तो आपका भी होगा, आपके अच्छे आ रहे हैं तब भी होगा, नहीं आ रहे हैं तब भी आपका होगा, लेकिन बस ये है कि लगातार आपको देते रहना, बिना फल की इच्छा किए हुए अपने आप को लगातार इंप्रूव करना है। आज 10 नंबर आए, कल 12 आने चाहिए, 12 आए तो 14 आने चाहिए, बस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, लगातार इंप्रूव करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो होप कि आपको ये वीडियो में जो दी गई मेरी जानकारी है, वो जो भी मैंने अपने अनुभव से अपनी और बहुत सारे लोगों के अनुभवों से ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, होप कि आप लोगों को के बहुत काम आएंगी। तो ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहिए, आबाद रहिए। Thank you so much.